नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी जी जब शुरू के 6-7 वर्षों में चुनाव दर चुनाव, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन जीतते चले गए, क्या विधानसभा क्या लोकसभा, पूरे हिंदुस्तान में जब उनका परचम फहरा रहा था मोदी का, शाह का, तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मोदी के लोग, मोदी के विधायक, मोदी के सांसद मोदी के ही खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि हिमाचल प्रदेश जो मोदी जी का गढ़ रहा है, वहां मोदी जी के विधायक मोदी जी की बात नहीं मानेंगे। और कर्नाटक में बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री स्तर के नेता बीजेपी छोड़ देंगे और उनको अमित शाह और मोदी मना नहीं पाएंगे। और ये नौबत अब यहां तक आ गई है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोस्तों खुलेआम सड़कों पर बगावत हो रही है। अब इस बगावत का हाल ये है कि मोदी के जो कैबिनेट मिनिस्टर है, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, इनके साथ हाथापाई की नौबत आ गई। कार्यकर्ता हाथापाई करने लगे, गोली भी चल सकती थी वहां पर। और सिंधिया का जो महल है ग्वालियर में, कार्यकर्ता उसके दरवाजे तोड़ रहे हैं, महल के दरवाजे हिलाए जा रहे हैं। और अगर आप भाजपा अध्यक्ष की बात करें राजस्थान में, जी हाँ, सीपी जोशी, तो इनके घर पे पथराव हो रहा है। और ये पथराव पब्लिक नहीं कर रही, ये पथराव कार्यकर्ता कर रहे हैं। ऐसे कई बीजेपी के जिला कार्यालय, जिला दफ्तर हैं जहां तोड़फोड़ हो रही, फर्नीचर तोड़ा जा रहा है, जहां पर आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, जहां पर खुले आम गाली गलौच हो रही है, गरेबान पकड़े जा रहे हैं, लोगों को घसीटा जा रहा है। और ये सारा का सारा जो मंजर है, ये बीजेपी के खेमे में हो रहा है। सवाल यह है कि बगावत का ऐसा दौर मोदी जी के इन 9 सालों में या 9.5 सालों में कभी नहीं देखा गया। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, या बीजेपी के लिए जो सवाल है, वो सवाल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान जीतने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या देश के सबसे ताकतवर नेता की मुट्ठी से ताकत निकल रही है? क्या मोदी और शाह यानी गुजरात लॉबी, इसकी पकड़ पार्टी पर कमजोर हो रही है? इसकी जो ग्रिप है पार्टी पर, वो कमजोर हो रही है? और अगर सच कहूं तो असली सवाल यह है कि क्या ये लक्षण जाहिर करते हैं, जो लक्षण आपने देखे, क्या ये लक्षण जाहिर करते हैं कि मोदी के सत्ता का सूरज ढलना शुरू हो गया है? अब दोस्तों, स्थिति सच में विकट है, वाकई गंभीर है। और गंभीर इसलिए है क्योंकि ये जो गुजरात लॉबी है, मोदी और शाह एक तरफ ये चाहते हैं कि किसी सूरत से, किसी भी तरह ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों स्टेट में से कम 2 स्टेट ये जीत लें। किसी तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनको फतेह मिल जाए, जीत मिल जाए। तो एक तरफ हर सूरत में जीत चाह रहे हैं, एटलीस्ट 2 स्टेट्स में, और दूसरी तरफ इन्हीं स्टेट्स में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बगावत की जो आग है, वो सिर्फ जयपुर और भोपाल तक सीमित नहीं है। वो जयपुर और भोपाल से निकलकर जिले, डिस्ट्रिक्ट में फैल रही है। और आप ये कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं, उम्मीदवार हैं, या जो जिनके टिकट काट दिए गए हैं, या कहीं ना कहीं जिनकी गुजरात लॉबी से बनती नहीं है, सबके हाथ में जैसे तलवार आ गई हो। अब अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो आप 48 घंटे या 72 घंटे में राजस्थान में क्या क्या हो रहा है बीजेपी में, आप उस स्थिति का आकलन खुद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये ग्राफिक देखें तो जयपुर जो केंद्र है बीजेपी की सियासत का राजस्थान में, वहां पर हिंसक प्रदर्शन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किए। और अगर आप राजसमंद में आएंगे, इस डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, तो यहां तो पार्टी की ऑफिस में ही ऐसी तोड़फोड़ हुई जो यहां के जिले में लोगों ने कभी देखी नहीं थी। अंदाजा नहीं था कि भाजपा के लोग अपना ही ऑफिस इस तरह तहस नहस कर सकते हैं। अगर आप चित्तौड़गढ़ जाएंगे तो चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जी हाँ, राजस्थान के स्टेट चीफ बीजेपी के सीपी जोशी,
इनके घर पे पथराव हो गया। अगर आप अलवर आते हैं तो यहां भी वही हिंसक प्रदर्शन, और बूंदी है, उदयपुर, ऐसे तमाम जिले हैं, कोटा भी है, उसमें और भी जिले हैं। हर जगह कहीं ना कहीं आंदोलन हो रहा है, सड़कों पर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं यह आक्रोश गुजरात लॉबी के खिलाफ है। क्या अनुशासनहीनता जो है चरम पर है? क्या अब इनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं? क्या बगावत का धुआं आग में बदल रहा है? दीपक भाई, ये आग लग चुकी है, और यदि मुझे याद धुआं है नहीं है के शो पे, धुआं नहीं, आग है, ये आग है। और इसमें इस आग के तपिश से ये जो अहंकार का पर्वत है दिल्ली में, ये पिघले बगैर नहीं रहेगा। 5 राज्यों के नतीजे आने दीजिए। दोस्तों, टाइगर और डॉक्टर राकेश पाठक, इन दोनों एक्सपर्ट्स के साथ हम बहुत कुछ आज आपके लिए डिकोड करेंगे कि क्या वाकई बीजेपी के हाथ से मध्य भारत निकल रहा है, उस पर हम आएंगे। और जो अहम पहलू हैं जो अब तक गोदी मीडिया आपसे छुपा रही है, कम से कम वहाँ से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड ज़ीरो पर वाकई हो क्या रहा है, ज़मीन पर जो सच है वो सच क्या कह रहा है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपसे कुछ चंद सेकंड चाहता हूँ कि आखिर ये जो स्थिति हुई, ये जो आज तोड़फोड़ हो रही है या बगावत हो रही है, या जो बगावत का धुआं है वो आग में बदल गया, इसके पीछे दोष किसका है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन लोग हैं? और अगर आप ये ग्राफिक देखेंगे तो थोड़ी तस्वीर साफ होगी। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा कारण वो ये है कि मोदी और शाह, जब से इन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल किया 14 में और 19 में, पूरी पार्टी इनके ग्रिप में आ गई। और इन दोनों लोगों ने कहीं ना कहीं जो बीजेपी, जो काडर बेस पार्टी थी, यानी छोटी सी इकाई जो जिले की है, वहाँ से राज्य और राज्य से केंद्र तक जो एक धागे में जो काडर बांधता था, उस धागे को जैसे तोड़ दिया, उस काडर बेस पार्टी के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, उस ढांचे को तोड़ दिया। और जितने भी स्टेट बॉडीज हैं, वो चाहे यूपी बीजेपी हो, चाहे एमपी बीजेपी हो, चाहे राजस्थान बीजेपी हो, जो स्टेट यूनिट है उसकी लगाम अपने हाथ में ले ली। यानी कुल मिलाकर जो पावर स्ट्रक्चर है बीजेपी का, सेंट्रलाइज्ड, एक ही मुट्ठी, और वो मुट्ठी किसकी है आप जानते हैं। अब हर प्रदेश में अगर आप देखें पिछले 1-1.5 साल से, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, या छत्तीसगढ़ हो, या इस वक्त मध्य प्रदेश या राजस्थान, हर जगह हर स्टेट में बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है या फिर जहां सरकार है बीजेपी की, वहां पर चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के जो स्टेट चीफ हैं, जो 2 मुख्य आप कह सकते हैं बड़े पदाधिकारी हैं, एक मुख्यमंत्री और एक स्टेट चीफ, 2 बड़े चेहरे हर स्टेट में, इन दोनों ही पर्सनालिटीज को एकदम कमजोर कर दिया, इनके जैसे हाथ पैर काट दिए। जैसे अगर आप राजस्थान या मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान, इनकी चलती नहीं, कोई सुनता नहीं। और वही हाल कमोबेश जो स्टेट प्रेसिडेंट है वीडी शर्मा, उनका भी वही हाल है। इन दोनों को पता ही नहीं है कि टिकट किसको मिलेगा और किसका कटेगा। पॉइंट नंबर 3, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टी का चुनाव के समय, उस स्ट्रक्चर को भी कहीं ना कहीं भीतर तक उसको तोड़ दिया है। हालांकि कहने को बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी भी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी भी है, सब कुछ प्रोसेस वही है, लेकिन हामी जो है ना, हाँ, ये एक ही आदमी करता है। जो यस है या जो टिक मार्क है या जो क्रॉस मार्क है टिकट पे, वो एक ही 2 आदमी करते हैं। लिहाजा कई मंत्रियों को जैसे नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट मिनिस्टर, इनको नहीं मालूम था कि इनको टिकट मिलने जा रहा है विधायक का। कैलाश विजयवर्गीय जो जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, इनको पता ही नहीं था कि इनको भी टिकट मिलेगा, इनको भी चुनाव लड़ना है। शिवराज सिंह चौहान को पता नहीं था शुरू में कि क्या इस बार पहली लिस्ट में उनका नाम है, दूसरी लिस्ट में नाम है। तो ये हालत है कि जहां टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 ही 3 लोग करते, और वो जो सहमति होती है, वो जो सलाह मशवरा होता है जिले के नेता से, मंडल के नेता से, स्टेट के नेता से, वो प्रोसेस कहीं ना कहीं बहुत ही डाइल्यूट कर दिया गुजरात लॉबी ने, इसलिए विरोध का सामना करना पड़ा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो चुनाव अभियान है, जो इलेक्शन कैंपेन है, वो भी जैसे स्टेट चीफ के हाथ से, मुख्यमंत्री के हाथ से ले लियो। तो यानी स्टेट कैंपेन जो है, इलेक्शन का कैंपेन, वो भी गुजरात लॉबी के हाथ में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वो भी गुजरात लॉबी के हाथ में, उस राज्य में मुख्यमंत्री के नीचे कौन लोग होंगे या स्टेट चीफ कौन होगा, ये भी गुजरात लॉबी के हाथ में। A to Z
सब मोदी में है। और शायद इसीलिए ये विरोध सीमा तोड़कर, सीमा लांघकर अब ये विरोध बगावत में बदल रहा है। अब दोस्तों, मोदी जी यानी गुजरात लॉबी, मोदी और शाह, इनकी जो गिरफ्त है वो भी कमज़ोर हो रही है और बगावत का जो धुआं है वो आग बनता जा रहा है। तो फिर होगा क्या? छत्तीसगढ़ में क्या होगा? राजस्थान में क्या होगा? मध्य प्रदेश में क्या होगा? क्या बीजेपी वाकई इन सब दुश्वारियों के बावजूद, इन सब मुसीबतों के बावजूद क्या फतेह हासिल कर पाएगी, कम से कम एक राज्य में या दो राज्य में? ये एक बड़ा सवाल है जो आपके जहन में होगा। और एक सवाल ये भी होगा कि अगर यहाँ पर बीजेपी को मात मिलती है, इन तीनों राज्यों में बीजेपी हारती है विधानसभा चुनाव दिसंबर में, तो फिर आगे 2024 में क्या होगा? और उसका इम्पैक्ट मोदी जी के भविष्य पर, और भविष्य का मतलब क्या, तीसरी बार मोदी जी शपथ लेंगे नहीं लेंगे, वो सिनेरियो क्या होगा? उसमें मुझे लगता है कि आपकी रुचि है। आज मैं आपको सीधे इस बड़े सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मुझे लगता है टाइगर और डॉक्टर राकेश पाठक मध्य भारत को समझते हैं। जैसे हथेली की लकीरों को आदमी देखता है, वैसे ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को डॉक्टर राकेश पाठक समझते हैं। इन दोनों लोगों के पास मैं चलता हूँ। जो सवाल आपके जहन में, वही सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल मेरा जो है वो अशोक वानखेड़े टाइगर के साथ है। टाइगर, हम जो राजस्थान में देख रहे हैं या हम जो मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, एक केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय मंत्री पर हमला हो रहा है जो अमित शाह के इतने करीबी हैं। हम देख रहे हैं कि जयपुर ग्वालियर के महल के सामने जो हमने हिंसक प्रदर्शन देखे, कल्पना के परे। और अगर हम राजस्थान जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं चित्तौड़गढ़ पे, उनके घर पे पथराव हो रहा है। हम देख रहे हैं राजसमंद में, जयपुर में तोड़फोड़ हो रही है भाजपा के कार्यालयों में, पुतले जल रहे हैं, गाली गलौच हो रही है, लाठियां निकाली जा रही हैं, बंदूकें लहराई जा रही हैं। ये क्या आपको लग रहा है? ये क्या हार के लक्षण है? क्या अनुशासनहीनता जो है चरम पर है? क्या अब इनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं? क्या बगावत का धुआं आग में बदल रहा है? दीपक भाई, ये आग लग चुकी है। और यदि मुझे याद धुआं है, नहीं आप है के शो पे, धुआं नहीं, आग है। ये आग है। और इसमें, इस आग के तपिश से, ये जो अहंकार का पर्वत है दिल्ली में, ये पिघले बगैर नहीं रहेगा। 5 राज्यों के नतीजे आने दीजिए। आप ही के शो पे हमारे बड़े भाई है राजीव जी, उन्होंने एक बात कही थी, क्योंकि वो हमसे सीनियर है, हम दोनों से। उन्होंने कहा था कि एक समय था कि मध्य प्रदेश का संगठन पूरे देश में बीजेपी के लिए एक मिसाल था कि डिसिप्लिन संगठन कैसा होता है। खुशाबहू ठाकरे हो, सकलेचा हो, जोशी हो, पटवा हो, ये वो लोग थे। मतभेद तब भी थे, सत्ता के लिए तब भी रस्सी खींच होती थी, लेकिन उसमें एक शालीनता होती थी। हाईकमान का आदेश सर्वोपरि होता था। मध्य प्रदेश में ये विद्रोह टिकट पाने के लिए नहीं है दीपक भाई। मध्य प्रदेश में ये विद्रोह सत्ता पाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। मध्य प्रदेश में विद्रोह पार्टी संगठन बचाने के लिए। बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश में लेकिन पार्टी इसका समाप्त हो टाइगर जाएगी। जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? मामा है, मोदी है? मैं तो स्ट्रेट आपसे पूछ रहा हूं, मोदी हु इज रिस्पॉन्सिबल? मामा ने कभी भी, देखिए एक बात सुनिए, मामा के यहाँ कमीशन चल सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, मामा के यहाँ संगठन सर्वोपरि। मामा ने कभी संगठन की अवहेलना नहीं की। मामा हमेशा संगठन के सामने नतमस्तक रहे। मामा ने आवाज ऊंची नहीं की। कार्यकर्ता नाराज भी हो तो मामा उनके घर जाके पटाते रहे। यहां पारस जैन उज्जैन, वो कहते ठीक है, मेरा टिकट काटा, इसका मुझे दुख नहीं। 2-2, 3-3 बार मैं रह चुका हूं विधायक। नए लोगों को चांस मिलना चाहिए। मुझे दुख इस बात का है कि अरे, मैं इतना पुराना आदमी, लगातार जीतते आया हूं, मुझे पूछ तो लेते। नहीं टाइगर, अगर मैं आपसे ये कहूं, क्योंकि आप हथेली की तरह मध्य प्रदेश जानते हैं, पूरी रात आप मध्य प्रदेश का पूरा पिटारा खोल के सामने रख देंगे, मैं जानता हूं। मैं तो बहुत मोटी बात और बहुत छोटी बात आपसे पूछ रहा हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी और शाह, क्या गुजरात लॉबी जिम्मेदार है? और अगर जिम्मेदार है तो एक दो कारण क्या हैं? इस ढोकला फाफड़े ने पूरे बीजेपी के संगठन का हर राज्य में समाप्त कर दिया।
इन्होंने वो तानाशाही रवैया अपनाया। बीजेपी ये कलेक्टिव नेतृत्व की बात करता है। ढोकले से आपका क्या मतलब है कि जहां पर कचौड़ी चलती है, पूड़ी चलती, वहां भी ढोकला खिलाया जा रहा था जबरदस्ती? आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपना कल्चर इंपोज कर रहे थे? मध्य प्रदेश दाल बाफले का, तो राजस्थान दाल बाटी का समाज है। अब वो बाटी के साथ आप ढोकला डुबा डुबा के दाल में खाओगे तो कौन खाएगा उसको? आप अपनी विचारधारा और अपने लोग कब से थोकेंगे? आप खुद बौने हैं और आपसे बौने लोग आपको संगठन में चाहिए, तो कहां से संगठन खड़ा हो जाएगा? चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बनाया। जिस दिन चंद्रगुप्त चाणक्य तय करने लगेगा, उस दिन चंद्रगुप्त के आईक्यू के हिसाब से चाणक्य तय होगा और कभी क्रांति नहीं होगी। जी, संगठन चाणक्य होता था। मैं समझ गया। आप में लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, ये चंद्रगुप्त थे संगठन के। अब ये लोग अब चाणक्य तय करने लगे हैं। टाइगर, मैं समझ रहा हूं, बचाने का वजूद है पार्टी का वजूद, ये पार्टी बचे इसलिए विद्रोह है। मेरी कई लोगों से बात हुई, मैंने यार तुम लड़ रहे हो, उन्हें कहा कि पार्टी खत्म हो जाएगी भाई, बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। जनसंघ से लेके जिन लोगों ने लट खाए हैं, गोलियां खाई है, प्रताड़ना झेली है विपक्ष में रहते रहते। जी डॉक्टर साहब, मैं टाइगर की बात समझ रहा हूं। टाइगर सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अमित शाह और मोदी की जो नीतियां थी, जिस तरह से गुजरात के लोग मध्य प्रदेश में अपने लोग थोप रहे थे, उसका ये कारण है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप इतने बरसों बरस मध्य प्रदेश की राजनीति देख रहे हैं, जिस तरह से लाठी चल रही है, जिस तरह से गेट तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से फर्नीचर तोड़ा जा रहा है भाजपा के कार्यालय के अंदर, या कोई किसी का गिरेबान पकड़ रखा है, या केंद्रीय मंत्री का लिहाज नहीं हो रहा है, और जितने अपशब्द, जितनी भद्दी गालियां ये कान सुन सकता है, वो गालियां मंत्री के सामने दी जा रही हैं और लोग कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। अगर मैं आपसे डॉक्टर साहब पूछूं कि 2-3 कारण क्या, ये जो जूते लात चल रहे हैं मध्य प्रदेश में भाजपा में, अगर मैं आपसे 2-3 कारण पूछूं, व्हाट आर द 2-3 रीजंस? मोदी, अमित शाह या मामा, जो भी है, 2-3 कारण संक्षेप में मैं जानना चाह रहा हूं, 1 by 1। जी दीपक जी, मैं अशोक जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। सबसे महत्वपूर्ण और पहला कारण मोदी शाह की तानाशाही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जनसंघ के दौर से पाठशाला रही है, संघ की, जनसंघ की, जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की। यहां का संगठन पूरे देश में आदर्श संगठन माना जाता था। देव दुर्लभ कार्यकर्ता, आपने एक जुमला सुना होगा, वो मूलतः तो मध्य प्रदेश हुआ कुशाभाऊ ठाकरे और उनके दौर से और उसके पहले से। बीजेपी के मध्य प्रदेश के लोग, भाजपा के जो काडर था, बहुत डिसिप्लिन था, मान लिया, पहला पॉइंट। अब क्या हुआ? अब जो हुआ वो ये हुआ कि एक तो मोदी शाह ने एकदम सत्ता अपने हाथ में खींच ली। वो रकाब उनके हाथ में आने से मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, प्रादेशिक नेतृत्व है, उसकी कोई वक़्त नहीं बची। अमित शाह ने अपने चहेते भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव को भेज दिया पूरे चुनाव की कमान के लिए। उनका हस्तक्षेप इतना बड़ा कि जिस दिन 7 सांसदों के नाम घोषित हुए, दीपक जी, प्रदेश नेतृत्व में, अशोक भाई पुष्टि करिएगा, किसी को नहीं मालूम था कि पार्टी आलाकमान सांसदों को चुनाव लड़ाने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की क्या हैसियत है, मुख्यमंत्री को नहीं मालूम रहा होगा। सच्चाई ये है, एक बड़ा कारण। आप नहीं डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो फैसले मध्य प्रदेश में लिए जा रहे हैं, वो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री को नहीं पता है, वो बीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनको नहीं पता है, वो बाकी जो बड़े नेता हैं उनको पता नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बाकी बड़े नेताओं का हाल क्या है? राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय, अशोक बाबू को खुद को नहीं पता, उनको खुद को नहीं पता। भाई पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव वो ये कह रहा है मुझे नहीं मालूम मुझे चुनाव लड़ाया जा रहा है। मैं तो चौंक गया मेरा नाम जब आया सामने। आपको लगता है नरेंद्र सिंह तोमर को पता होगा कि उनका नाम दिमनी विधानसभा से चल रहा है? कौन सी मीटिंग हुई थी? एक हर पार्टी में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है, मीटिंग होती है। कांग्रेस में आप देख रहे हैं रात को 12-12 बजे तक चल रही है, बीजेपी में भी 12-12 बजे तक चल रही है। लेकिन जिस दिन उन सांसदों के नाम घोषित हुए उसके पहले कब मीटिंग हुई थी, कितनी देर मीटिंग चली थी, किसने नाम रखा था, कौन सी स्क्रीनिंग कमेटी थी, कहां से ये नाम अचानक आ गए?
तो एक महत्वपूर्ण कारण केंद्रीय नेतृत्व का अतिशय हस्तक्षेप। दूसरा कारण, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का वो जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसको लग रहा है मैं तो दरी उठा बिछाने और कुर्सियां लगाने के लिए बचाऊं क्या। तो कुल मिलाकर ये जो अशोक कह रहे हैं कि जो आक्रोश है वो पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता का आक्रोश है, वो बचाने की मंशा रखता है, इसलिए वो बौखलाया क्या ये जो आक्रोश है क्या ये अब पार्टी की जीत पर भारी पड़ने जा रहा है? देखिए सर, स्टेट की लीडरशिप को आपने इस लायक रखा नहीं है कि वो फाइटर के रूप में कोई भूमिका अदा कर सके। आज की तारीख में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष क्या इस हैसियत में है कि वो रुस्तम सिंह को मना सके? जो रुस्तम सिंह आईजी की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए, चुनाव जीते, मंत्री बने हुआ भारतीय की सरकार में, क्या विष्णुदत्त शर्मा आज इतना रसूख, इतना इकबाल रखते हैं कि उन्हें मना सके? छोड़ दिया रुस्तम सिंह ने पार्टी को। बलराम तो बीएसपी से चुनाव लड़ रहा है, मेरे नाम है। वो किसको, पारस जैन को बनाने की स्थिति में है जी, किसको बनाने की। और देखिए पार्टी का असमंजस, पार्टी के भीतर की अराजकता की पराकाष्ठा यह है कि 81 साल के नागेंद्र सिंह को टिकट देती है, 74-75 साल की माया सिंह को टिकट देती है हमारे ग्वालियर में, सामने 45-50 साल का सतीश सिंह सिकरवार बीजेपी छोड़कर आया, उपचुनाव में उसने महाराज के आदमी को, मन्ना लाल गोयर को हराया, उसके सामने आपने दे दिया। वो तो घर बैठे नहीं पिछले 5 साल से। पार्टी किंकर्तव्य विमूढ़ है, उसको सूझ ही नहीं रहा कि करना क्या है और क्या करना चाहिए था। इसलिए आपके सीधा उत्तर यह है कि भारतीय जनता पार्टी को भयानक नुकसान झेलना पड़ेगा इस असंतोष का। कार्यकर्ता घर बैठ गया है। जो अंतिम सूची आने के बाद, मैं 2 दिन से ग्वालियर में हूं, ग्वालियर की दोनों विधानसभाओं के अंतिम जो नाम आए हैं, बीजेपी के लोग कार्यकर्ता घर से नहीं निकल रहे हैं चुनाव, कार्यकर्ता घर से में बैठ गए। टाइगर, मैं आ रहा हूं और फटाफट राउंड 2020 फॉर्मेट में हम आ गए हैं। जल्दी जल्दी सवाल, जल्दी जल्दी जवाब। मेरा सवाल ये है कि अगर आप, अभी तो हमने मध्य प्रदेश की बात करी, अगर आप राजस्थान देखें और अगर आप ये नक्शा देखें तो राजस्थान में जयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अलवर, बूंदी, उदयपुर और भी कई शहर हैं जहां तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ। प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी साहब, उनके घर पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। मतलब ये जो हाल है बीजेपी का, इसका मतलब हम क्या निकालें? व्हाट इज द मैसेज? ये कार्यकर्ता क्या मैसेज दे रहा है पत्थर फेंक के? तो देखिए, ये बैंड बजेगा नहीं, बज रहा है। जो ध्वनि आप सुन रहे हैं, जो विद्रोह की ध्वनि सुन रहे हैं, बैंड ही है। जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो लिस्ट आपने देख ली शहरों की, और ऐसे अगणित शहर है जहां आप व्यक्तिगत बात करते हैं, क्योंकि पाठक जी का भी तो क्षेत्र जो है राजस्थान को सटा हुआ है बिल्कुल, ये तो दोनों तरफ देखते हैं। तो सवाल ये है कि जिस राज्य की इकाई का अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन है, बहुत मेजर पोस्ट होती है, ये दोनों इंपोर्टेड है कांग्रेस से। क्या करेंगे अध्यक्ष, क्या करेगा? आपको महारानी को घर बिठाना है, बिल्कुल राजनीति आपको लगता है कि महारानी जी को घर बैठना चाहिए, लेकिन फिर सब्स्टिट्यूट है आपके पास जो आपने खड़े किए, महारानी जी के घुटने तक भी नहीं आते। शेखावत साहब अपनी सीट नहीं निकाल सकते। आपने जिसको स्पीकर बनाया ओम बिरला को, वो अपनी सीट लोकसभा निकाल नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री की रैली होती तो लोग इकट्ठा नहीं करवा पाते। आपने महारानी के खिलाफ किन किन को खड़ा कर दिया जिनकी कुछ औकात नहीं, और आप फिर उसके बाद महारानी को खत्म भी करना चाहते हो, राजस्थान में सत्ता भी आना चाहते हैं। आप वसुंधरा जी को खत्म कर लीजिए, 15 साल के लिए बीजेपी भूल जाए राजस्थान में सत्ता, उसके बाद 15 साल में कोई नेतृत्व तो उभरेगा तो उभरेगा। जो स्थिति वो माननी होगी। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब की, क्या राजस्थान में भी स्थिति मध्य प्रदेश जैसी है? देखिए, अभी जो नजारे दिख रहे हैं जिनका आपने जिक्र किया, आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में जो उत्पात हो रहा है, उत्पात ही कहना चाहिए, अब तो उसको उपद्रव कहना चाहिए। एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर पथराव हो जाए, प्रदर्शन हो जाए, पार्टी के दफ्तर के भीतर फर्नीचर तोड़ा जाए, इसका मतलब यह है कि पार्टी भीतर से चरमरा चुकी है, पार्टी का ताना बाना चरमरा चुका है। और इसके कारणों पर हम पहले बात कर चुके। अभी अशोक जी बात कर रहे थे वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे धौलपुर की भूतपूर्व महारानी, जब वे भिंड दतिया संसदीय सीट से चुनाव हारने के बाद मध्य प्रदेश से विदा हुई थी, तो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत धौलपुर से की। अभी स्थिति यह है कि धौलपुर की विधायक शोभा रानी मौर्य कांग्रेस में चली गई, बीजेपी की विधायक।
पास में राजाखेड़ा की सीट है, धौलपुर जिले में आती है, उसका कैंडिडेट आज तक तय नहीं हो पाया। तो जो वसुंधरा राजे का प्रभाव क्षेत्र है, यद्यपि अब झालरापाटन से लड़ती हैं, लेकिन उनका जो राजवंश वाली परंपरा वाला क्षेत्र है वो तो धौलपुर क्षेत्र रहा। पार्टी के भीतर ये जो अंदर ही अंदर चल रही है ऊहापोह, जिसको सही शब्दों में कहा जाए, कि मोदी शाह वसुंधरा राजे को निपटाना भी चाहते हैं और सरकार भी राजस्थान में बनाना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जी, आपको क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अगर बीजेपी, चलिए मान लिया 2018 की तरह हार जाती है, क्या इस बार 2024 में मोदी मैजिक चलेगा? क्या विधानसभा अगर हार जाए बीजेपी, लोकसभा जीतेगी? या इस बार आपको लगता है विधानसभा और लोकसभा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है? देखिए, हर बार इतिहास अपने आप को इस तरह नहीं दोहराता जैसे 18 और 19 में हुआ था, क्योंकि तब से अब तक में अंतर भी बहुत आ गया। देखिए, 18 में कांग्रेस तीनों राज्यों में जीती और 19 में हार गई। सुपड़ा साफ हो गया, मध्य प्रदेश में 1 सीट, राजस्थान में 1 भी नहीं, छत्तीसगढ़ में 2-3। लेकिन तब में और अब में यह अंतर आया है कि नरेंद्र मोदी के नाम का ब्रांड अब घिस चुका है। उनके झोले में से निकालने के लिए अब कोई कबूतर उनके पास बचा नहीं है। दूसरी तरफ जिस राहुल गांधी को खत्म करने के लिए उन्होंने सब कुछ कर दिया, वो राहुल गांधी अपने नए अवतार में सामने आ चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद न राहुल गांधी 19 वाले हैं, न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2019 वाली है। इसलिए आपके सीधे सवाल का उत्तर यह है, सीधा उत्तर यह है कि अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जीतती है तो इसकी छाया 2024 पर मोदी जी के चेहरे पर पड़ने वाली। ये बड़ी बात आपने कही कि ये बड़ी बात डॉक्टर साहब आपने कही कि विधानसभा का जो नतीजा जो भी होगा वो लोकसभा के नतीजे पे इस बार रिफ्लेक्ट होगा, यानी कहीं ना कहीं लॉस टू मोदी है। आप आए और आपके साथ मैं जो है शुक्रगुजार हूं अशोक वानखेड़े का, जो हमारे साथ जुड़े रहे। आपका और अशोक वानखेड़े साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने समय निकाला और बहुत बेधड़क होके, बहुत बेखौफ होके आपने कैमरे पर अपनी बात रखी। सो नाइस ऑफ यू फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।